कि हमारे माशरे के अंदर तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी समझी जाती है, और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अपने जो उन्होंने फ्यूचर के हवाले से सोचा होता है कि किस फील्ड के अंदर जाना है, उसके लिए टेस्ट बहुत सारे रखे जाते हैं, उनकी तैयारी की जाती है। एमडी कैट का भी टेस्ट आ रहा है, उसके लिए क्या तैयारी की जाती है, बच्चे किस तरह से उसकी तैयारी ना सिर्फ करते हैं बल्कि स्ट्रेटजी भी क्या उसके बनाते हैं, कौन कौन से बच्चे उसको पास आउट कर जाते हैं, कौन से रह जाते हैं। अब पढ़ाई के लिए भी ना और किसी भी टेस्ट के लिए भी एक स्ट्रेटजी बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ चीज़ों का सिलेबस होता है, बाज़ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस होती हैं। इन तमाम चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लेके चलना है और इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, क्या पुराने पेपर्स देखने हैं या फिर इसके लिए कोई और स्ट्रेटजी जो है वो बनानी ज़रूरी है। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद है, तारुफ करवा दूँ आपको, साजिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर STM है, और इनके साथ साथ रिजवान खान हमारे साथ मौजूद है, ये भी डायरेक्टर STM है। और इन दोनों से हम बारी बारी गुफ्तगू करेंगे और MD कैट टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा, साहिद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साहिद साहब, क्या कहेंगे आप, इस टेस्ट की तैयारी जो है वो किस तरह से करनी जा रही है और अब ये टेस्ट आ भी रहा है? जी जी बिल्कुल हनान भाई, 27 अगस्त को जो है वो टेस्ट कंडक्ट भी हो रहा है, और आज आपको पता है कि 15 अगस्त है, और बच्चों के पास सिर्फ जो है ना वो 11 डेज़ हैं जिसमें उन्होंने बच्चों ने अपने आप को प्लान करना है। तो उसकी प्लानिंग बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि वो बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं और जो वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को गाइड कर सकें, और वो जो टीचर जो सुन रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन है जो मैं आपको बताऊँगा कि ये 11 दिन जो हैं इसको बच्चों ने मैनेज कैसे करना है। अब देखिए, मोस्टली जगह पे बच्चों ने सारा सिलेबस पढ़ चुके हुए हैं। इवन के जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे तो बच्चों ने अपने सेकेंड ईयर के पेपर दे दिए, सारा सिलेबस पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर पढ़ ली। उसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, जैसे कि मैं अभी स्टेम में हम बात करें तो हम MD कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी टाइमली बच्चों का सिलेबस कवर कर लिया, टेस्ट सेशन भी ले लिया। उसके बाद अब बच्चों के क्वार्टर FLP चल रहे हैं। तो इन दिनों बच्चों ने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले बच्चे को क्या करना है कि शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। मतलब मैं आपको केमिस्ट्री के लिहाज से अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि केमिस्ट्री के 19 टॉपिक हैं। अब 19 टॉपिक का मतलब है कि 19 चैप्टर है अलग-अलग, MD कैट के PMC के UHS की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर बच्चा अब 11 दिनों में वो सारा कुछ अलहदा से 1 बाय 1 पढ़ता रहेगा तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ केमिस्ट्री ही तैयार कर पाएगा। हम इसके ऊपर क्या करवा रहे हैं, बच्चे को शॉर्ट लिस्टिंग करवा रहे हैं। मतलब शॉर्ट लिस्टिंग का मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता दूं कि शॉर्ट लिस्टिंग होती क्या है। मतलब एक चैप्टर है ना, उसमें जितने भी ऑर्डर है, कोई सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है, कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर है, कोई फार्मूलाज हैं, ऑल द केमिस्ट्री फार्मूलाज ऑन 1 पेज, ऑल द एक्सेप्शंस ऑफ केमिस्ट्री ऑन 1 पेज, ऑल द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर ऑन 1 पेज। मतलब बच्चे ने 19 टॉपिक की जगह पे 19 पेज याद करने। अब इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चे को? इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जब बिफोर द एग्ज़ाम 1 डे जब वो पेपर के लिए जा रहा होगा, मतलब 26 अगस्त को जब वो रेडी होगा, तो वो 19 पेज याद करेगा, ना कि वो 19 टॉपिक याद करेगा, क्योंकि सारे फार्मूला, सारे ट्रिक्स, गिफ्ट, शॉर्टकट वगैरह उसके पास हैं, और वो अच्छे तरीके से उनको रिवाइज करेगा, बार बार उनके ऊपर फॉलो करेगा। और इन दिनों बच्चों को जो है वो बुक रीडिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब बच्चे 2 तरह के हैं, एक तो फ्रेशर है, एक रिपीटर है। दोनों की अलग-अलग कैटेगरी है। फ्रेशर इस प्रेशर में है कि रिपीटर की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी है, रिपीटर इस प्रेशर में है कि फ्रेशर जो है वो अभी फ्रेश हैं तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। दोनों ने अलग-अलग अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन्हीं को फॉलो करना है। मतलब शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, ट्रिक्स बनानी है, और सारे फार्मूला, सारी एक्सेप्शंस, ये सारे पॉइंट एक जगह पे इकट्ठे करने हैं। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना है, इन पॉइंट को रीड आउट करके जाना है। और दूसरी बात, जब एग्ज़ाम के सेंटर में चले जाना है तो उसके लिए जो है वो बाद की सारी स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये बिफोर द एग्ज़ाम डे पहले हमने क्या प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, उसके ऊपर जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग? हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक चैप्टर की बात कर लें, जैसे एल्डिहाइड है या कोई भी एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें जितने भी फार्मूलाज हैं, जैसे मोल है या बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, उसमें जितने भी फार्मूलाज लगते हैं वो एक पेज पे बच्चा लिख लेगा। जितने भी उसकी एक्सेप्शंस हैं वो एक जगह पे लिख लेगा। जितने भी आर्डर हैं, कोई रिएक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, वो सारे आर्डर एक जगह पे लिख लेगा। फिर कुछ ट्रिक्स होते हैं, शॉर्टकट होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि वो FSC के पेपर में तो बच्चे ने क्वेश्चन आना है और लिखना शुरू कर देना है। यहाँ पे उसको क्रैश करना है MCQs को।
और एमसीक्यूज को क्रैश करने के लिए वो शॉर्ट लिस्टिंग जो है, वो जो ट्रिक्स हैं वो उसको हेल्प करेंगे कि डायरेक्ट आंसर बता दे बच्चा, स्टेटमेंट को पढ़ते ही बता देगा कि इसका आंसर ये है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और स्टेटमेंट से ही बच्चे को आंसर का जो है वो पता लग जाएगा कि ये उसका आंसर है करेक्ट। क्यों जी रिजवान खान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इसी तरह से इसको लेके चलना है, मुख्तलिफ टॉपिक्स को कैटेगराइज करना होता है कि अगर ये टॉपिक है कि ये मुश्किल है, ये आसान है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा एट अ ग्लांस ही याद कर लेता है, उनको दोबारा याद करने की भी सच क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो अब आ जाएंगे 2 कैटेगरीज में, एक डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट है, एक हार्ड है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा फोकस करने से याद हो जाती हैं, उनको बंदा एक दफ़ा लिख ले वो याद हो जाती हैं। अब आखिर में वो पॉइंट्स रह गए जो कि ना तो फर्स्ट ग्लांस में हुए ना थोड़ी मेहनत से हुए। वो जो पॉइंट है स्पेशली उस स्टूडेंट को चाहिए कि उसकी वो शॉर्ट लिस्टिंग कर ले, उन पॉइंट्स को अलग लिखे। वो एक यूनिट में से हार्डली 10 अगर टॉपिक हैं तो उसमें से शायद 1 या 2 टॉपिक ऐसे होंगे जिसको उसको ज़्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा, तो वो उसको सॉर्ट आउट कर ले। और ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है, क्रैमिंग का लेवल भी इवन डिफरेंट होता है। हर बंदा कुछ मेहनत से याद कर लेता है, कुछ ज़्यादा मेहनत से याद करता है। तो हर स्टूडेंट को चाहिए अपने मुताबिक वो टॉपिक जो है वो सॉर्ट आउट करके उनको शॉर्ट लिस्ट करे, ये सबसे बेस्ट वे है। और फिर जब वो पेपर नज़दीक होगा, वो जब भी एग्ज़ाम में अपीयर होता है, लेट्स से टुमारो इज़ द पेपर डे, तो वो शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक को क्या है, वो सिर्फ मेरे ख्याल में हार्डली 10 से 15 मिनट वो देखेगा उनको, और वो उसको रिकॉल हो जाएंगे और वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जो है वो अपीयर हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे साहिद साहब ये बताइएगा, समटाइम ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चे पेपर देने जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। हाँ, ये नॉर्मली हमारे 80 to 90% बच्चे के साथ ये होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बच्चे ने ज़िंदगी में कभी इतने क्राउड में टेस्ट दिया नहीं होता। कंपटीशन का पहला टेस्ट होता है बच्चे का 11 साल 12 साल की एज में, वो सारे बोर्ड के एग्ज़ाम तो देता आता है, लेकिन वो बोर्ड के सेंटर में भी जाता है, तो वो स्पेसिफिक कॉलेज के स्पेसिफिक स्कूल के बच्चे होते हैं। लेकिन जब एमडी कैट का टेस्ट होगा, जैसे फैसलाबाद में एमडी कैट का टेस्ट मोस्टली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सेंटर बन जाएगा या जीसी यूनिवर्सिटी का सेंटर बन जाएगा, तो फैसलाबाद की पूरी डिवीजन से बच्चा आता है यहाँ पे टेस्ट देने। और वो जब क्राउड देखता है ना, बहुत ज़्यादा क्राउड देखता है, तो वो नर्वस हो जाता है और वो उसको लगता है कि इतना ज़्यादा बच्चा आ गया, अब मेरिट में सीटें तो बहुत ज़्यादा कम है, तो मेरा नाम आना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कौन से बच्चे जो है वो ये नर्वस नहीं होते, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी अच्छी होती है। मतलब मैं आपको प्रीवियस जो 2022 का रिकॉर्ड जो है वो शेयर करूं आपके साथ, तो फैसलाबाद के वो बच्चे जिनके पास फैसलाबाद का डोमिसाइल था वो 207 हैं, जो पब्लिक सेक्टर में पूरी फैसलाबाद डिवीजन में सिलेक्ट हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 67 स्टूडेंट स्टेम के प्लेटफॉर्म से जो है वो पब्लिक सेक्टर में सिलेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की वजह क्या है? यही वजह है कि क्योंकि बच्चे जब हमारे वहाँ पे जाते हैं तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग उन्होंने की होती है, लेक्चर हमसे लिए होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारी सारी टीम है, रिजवान खान साहब हैं, अमजद भट्ट साहब हैं, चौधरी अब्दुल सलाम साहब हैं, खुरम गिल साहब हैं, नसार साहब हैं, हर बंदा अपने सब्जेक्ट में जो है वो एक्सपर्टीज़ रखता है। और उन एक्सपर्टीज़ से जब बच्चा वो पढ़ के जाता है ना हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्फिडेंस के साथ जाता है और टेस्ट में जब बैठता है तो वो नर्वस नहीं होता। और रट्टा और समझ के पढ़ने में क्या फ़र्क है और ये कितना अफेक्ट करता है आपके पेपर को? हाँ, असल में ना एमडी कैट का जो पैटर्न है इसमें दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। एक बच्चा जो है वो सिर्फ रट्टा लगाता रहता है, वो कामयाब नहीं होता। क्यों? ट्रिकी एमसीक्यूज आ जाएंगे। मतलब पास्ट पेपर का एनालिसिस करके देखें, मतलब मैं केमिस्ट्री के पास पेपर का एनालिसिस 10 साल का करके देख लें, हर साल 3 से 4 एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो पूरे मेरिट को पीछे लेके जाते हैं। और उन 3 से 4 एमसीक्यूज की वजह से हर साल एक हवा जनरेट हो जाती है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि एमसीक्यूज आउट ऑफ द सिलेबस आ गए हैं, ये चीज़ें आ गई हैं, वो चीज़ें आती हैं। होता क्या है, वो ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं और वो थोड़े से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं। बाकी डेटाबेस जो आप अभी रट्टे की बात कर रहे हैं कि बच्चे को रट्टा भी लगाना है, मतलब बायो के लिए स्पेशली बच्चे को पीटीबी और फेडरल की बुक पढ़नी है। केमिस्ट्री के लिए मैं अगर अपनी बात करूं तो वो मेरे लेक्चर फॉलो कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह वो एवरीथिंग क्लैरिटी के साथ उसकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। बायो में रट्टा कैसे चलेगा? बायो में तो सारी चीज़ें समझ के। हाँ, बायो में जैसे इंजाइम का एक इंजाइम है, वो स्पेसिफिक एक
जो है वो रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक है, उसको रिसेप्टर उसका स्पेसिफिक है, कोई हाँ, रिसेप्टर पे जाके रिसेप्टर पे जाके स्पेसिफिक वो जाके उसी पे कैटालाइज करवाएगा और उसी के साथ उसका नाम उसी तरह ही एज इट याद करना है। जैसे किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्लांटी है, तो वो प्लांट के एज इट नाम ही बच्चे को याद करने पड़ेंगे। उसके पीछे उसकी ने अब उसको ना तो लाइव देखा है ना 3D में देखा है, तो एज इट उसको याद करना पड़ेगा। सेम लाइक केमिस्ट्री में तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो रिजवान साहब, आप क्या समझते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं ज़्यादा इनको कंसेप्चुअल की तरफ जाना चाहिए या रट्टा सिस्टम ही रखें? नहीं, हर जगह पे ना दीन भी हमें यही सिखाता है कि बैलेंस, ना तो रट्टा है पूरा और ना ही सिर्फ जो है कि शॉर्ट लिस्टिंग है। लेकिन माजरत के साथ मैं ये समझता हूँ कि रट्टा सिस्टम जो है ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको बहुत डिस्टर्ब करती है। आप चीज़ को समझते ही नहीं है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप परफॉर्म कैसे करेंगे? ये दो चीज़ें हैं ना, दो चीज़ों को मेरे ख्याल में हम मिक्स कर रहे हैं। जो रट्टा तो लगाना है, जैसे सर ने फरमाया बायोलॉजी में क्रैमिंग के बगैर कोई चाराकार नहीं है, लेकिन जो बात है ना कि समझ के लगाया जाए, दैट इज़ द वे कि आप समझें पहले चीज़ को, थोड़ा कंसेप्ट समझ लें कि कहना क्या चाह रहे हैं, उस चीज़ को फिर याद कर लिया जाए। तो समझ के याद करना और बिल्कुल ब्लाइंडली याद करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। FSC लेवल तक तो है। यहाँ पे ब्लाइंडली याद करने वाले भी बड़े बड़े तेज हैं जनाब। जी। आप पूरी किताब चाहे रटवा दें उनको और वो रट के सबसे अच्छे नंबर भी ले जाते हैं। फिर प्रॉब्लम होती है उनको प्रोफेशनल लाइफ में आके, जहाँ पे आके जब आप दूसरे डॉक्टर्स के साथ या हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो चीज़ों को समझ के काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे रट्टा फिर फेल। एंट्रेंस लेवल पे ना रट्टा एक ख़ास हद तक तो काम आता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। मतलब जब क्वेश्चन, जैसे सर ने कहा, 3 से 4 क्वेश्चन ना हर पेपर में ऐसे होते हैं जो जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है वो तो उनको इजीली पिक कर लेता है, या जिसने तो मसला है। अब समटाइम ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो दूसरा तो कर जाता है बंदा कंसेप्ट वाला, रट्टे वाला बाकी सारे करके ज़्यादा नंबर ले जाता है। नहीं, एंट्रेंस टेस्ट में ना ये जो है ना आउट ऑफ फेज हो जाता है, बिल्कुल ही रिवर्स पिक्चर हो जाती है। सिर्फ रट्टा काम नहीं आता, FSC लेवल तक काम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है कोई भी क्वेश्चन, इवन बायोलॉजी में जो कहा जाता है या ये समझा जाता है कि सिर्फ रट्टा ही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बायोलॉजी में भी ट्रिकी MCQs आ जाते हैं जिनमें अंडरस्टैंडिंग बेस भी होते हैं, नॉलेज बेस भी होते हैं, इन्फॉर्मेशन तो बुक की लाइंस भी होती हैं। अब बायो में ये डाइवर्सिटी हो जाती है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को 2 मुख्तलिफ बुक्स को याद करना पड़ता है। एक तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है, इसी तरह से फेडरल टेक्स्ट बुक जो बोर्ड की बुक है उसको भी उनको साथ याद करना पड़ता है। बल्कि तो कई टीचर्स तो इससे हटके भी, जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है और इससे रिलेटेड कई मेथड्स हैं, तो वो जो पंजाब की बुक होती है इससे हटके भी पढ़ने के लिए कह देते हैं कि आप फलां डॉक्टर की किताब को पढ़। हनान भाई, मैं ना इसमें रज़ान खान साहब की बात को कंटिन्यू करके इसका जवाब देता हूँ कि बच्चे का ना MD कैड में पहला टारगेट क्या है? पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेना। अगर वो बच्चा रट्टा लगाता रहता है और कंसेप्ट बनाता रहता है, सपोज आपकी बात ही कर लेते हैं कि बच्चा जो है वो रट्टा ना लगाए, कंसेप्ट बनाता रहे, वो 2 साल 3 साल लगा के जब कंसेप्ट तो बना लेगा फिर जाके पब्लिक सेक्टर में एडमिशन ले, तब तक वो वैसे ही साइको केस बन जाएगा। क्यों? फैमिली प्रेशर भी तो है ना उसके ऊपर। अब एक बच्चा है, उसने 1078 नंबर लिए हैं, मतलब 2020 में हमारे पास एक टॉपर था स्टूडेंट, अब अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। और तब कोविड के नंबर नहीं थे, कोविड के नंबर तो अब आए हैं ना। तब 1070 1072 नंबर टू मच नंबर कंसिडर आउट ऑफ 1100। रहम इकबाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर का MBBS का स्टूडेंट है और वो टॉपर था। अब जो स्टूडेंट टॉपर होता है वो रट्टे वाला होता है मोस्टली FSC में। हमारा भी कॉमन ऑब्जर्वेशन यही है कि वो बच्चा एफर्ट करता है, मेहनत करता है, रट्टे लगाता है और वो नंबर ले लेता है FSC में। जब वो इंटी टेस्ट में आता है तो फैमिली का प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो साहिद साहब क्या फरमा रहे थे आप? हाँ, मैं वही रट्टे की बात की बता रहा था ना कि अगर बच्चा सिर्फ रट्टा ही लगाता रहता है, तो आपका कहना था कि प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल हमें चीज़ें समझ के लेके चलनी पड़ती हैं। प्रोफेशनल लाइफ टोटली स्टूडेंट लाइफ से डिफरेंट है। लेकिन पहला टारगेट जो है वो मुझे अचीव करना है। पहला टारगेट है MD कैट। MD कैट में जब बच्चे का पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो जाएगा, उसको एक बड़ा एक्सपोजर यूनिवर्सिटी लेवल का मिल जाएगा, और जब वो यूनिवर्सिटी की लैब में जाएगा, प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके चीज़ें परफॉर्म करेगा, तो उसका डेफिनेटली एक्सपोजर चेंज हो जाएगा। और अगर वो रट्टा नहीं लगाता, चीज़ें समझता रहता है, तो उसको यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा। उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने चीज़ें डीपली कैसे जाके करनी है? मतलब एक हार्ट का ही जो बायो का है या कोई
किडनी का वो चीज़ें जो पढ़ रहा है वो जब मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन लेगा तो वो चीज़ों को लाइव देखेगा वहाँ पे, तो वो उसके लिए रट्टा ज़रूरी है। हाँ, और कंसेप्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट के बगैर भी बात नहीं बनेगी। पास्ट पेपर का जो एनालिसिस है ना, वो अभी तक का मेरा 10-12 साल के पास्ट पेपर का जो एनालिसिस है वो ये है कि हर साल कोई भी यूनिवर्सिटी, इवन कि आगा खान यूनिवर्सिटी है, नेस्ट है, जीटी है, फास्ट है, यूटी है, नम्स है, यूएचएस है, हमें तो यूएचएस ही कंडक्ट करवा रही है ना एमडीकैट, तो उसने 3 से 4 एमसीक्यूज हर साल बच्चे को देने होते हैं, ऐसे जो पूरी हॉल में बैठे बच्चे के ऊपर क्या जनरेट कर देते हैं, प्रेशर जनरेट कर देते हैं। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में किसी हद तक ठीक ये ठीक भी है, क्योंकि आप सारे 100 नंबर लेना शुरू हो जाए। हाँ, जैसे अभी प्रीवियस आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, प्रीवियस संडे को जो टेस्ट हुआ है उन्होंने 2012 का एज इट पेपर उठा के दे दिया। अब दोबारा 19 अगस्त को जो है वो रिकंडक्ट हो रहा है आगा खान यूनिवर्सिटी का, इसी वजह से, क्योंकि बच्चों के नंबर पूरे आ गए। तो रट्टा तो काफ़ी हद तक ठीक होता है, लेकिन मैं वो बात कर रहा था कि 3 से 4 एमसीक्यू आ जाते हैं तो फिर बच्चे के ऊपर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने का क्या हल है? उसका हल ये है कि बच्चा पहले वो एमसीक्यूज करे जो ईजी हैं और साथ साथ बबल शीट फिल करता जाए, और बबल शीट को ध्यान से फिल करे। ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि वो बबल शीट की उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेम में बच्चे को एक टेस्ट की प्रैक्टिस बबल शीट के ऊपर करवाते हैं, और जब एज इट वो बबल शीट जो होती है वो यूएचएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल, हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप तक नहीं जाना, हमारे साथ है। क्यों जी साहिब? हाँ जी बिल्कुल, मैं जहांगीर साहब की बात के साथ एग्री करता हूँ कि जब बच्चा 12 साल एजुकेशन लेने के बाद सडन इंटी टेस्ट में आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है। हमारा टीचर कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल होना चाहिए कि बच्चा जब 9th में 10th में ही आता है, इवन कि जैसे अभी जहांगीर साहब बात कर रहे थे कि स्कूलिंग में ही उसकी स्कूलिंग ऐसी की जाए कि एक्टिविटी बेस उसकी जो है वो सारी चीज़ें हों, बच्चे को सारा जो है वो लर्निंग प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाया जाए। और टीचर कम्युनिटी का इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल होना चाहिए कि जैसे बच्चा मोस्टली बड़ा, मैं पिछले साल की बच्चों की कम्युनिकेशन आपके साथ बता रहा हूँ कि बच्चे कहते थे कि जी हमें टीचर कहते हैं कि आप अभी फर्स्ट ईयर करें, अभी सेकेंड ईयर करें, अभी आपको इंटी टेस्ट के एमसीक्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, मतलब मैं अपने स्टेम में बच्चों को क्या करवाता हूँ कि फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, इवन कि 9th में बच्चा आता है, तो उसको 250 से 300 एमसीक्यूज एक चैप्टर के एमसीक्यूज इंटी टेस्ट की तर्ज के दिए जाते हैं। और अब केमिस्ट्री की बात कर लें तो इसी तरह मैं केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में बात करता हूँ कि बच्चा एक आता है, उसको 250-300 एमसीक्यूज हम एक चैप्टर के दे देते हैं, और ट्रिकी एमसीक्यूज, रट्टे बेस एमसीक्यूज, तो फिर उसके लिए इंटी टेस्ट के टारगेट को अचीव करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हमारी टीचर कम्युनिटी का बड़ा पॉजिटिव रोल होना चाहिए इसमें। अच्छा, इससे ये भी पॉसिबिलिटी होती है ना कि जब आप एमसीक्यूज उनको करवा रहे होते हैं, साथ साथ थ्योरी भी करवा रहे होते हैं, वो एमसीक्यूज थ्योरी को हल करने के लिए जो है उनको मददगार साबित होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो वो इजीली उसे पिकअप कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड के एग्जाम तो आने हैं थ्योरेटिकल, उसमें तो 17 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के आने हैं और बाकी सारा पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल आना है, तो हम क्यों करें? मतलब आप देखें, आप एक टॉपिक की बात कर लें, आपका सब्जेक्ट अभी आप ट्रांसलेशन न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो मैं बायो जी तो बायो का कोई भी एक टॉपिक ले लें, जब आपने फॉर एग्जांपल उसके ऊपर डिटेल में लिखना है, तो अब जब आप उसके एमसीक्यूज कर लेंगे, तो एमसीक्यूज करने के बाद उसकी सब हेडिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। इवन कि इस साल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हमारे पास एमबीबीएस के आए हुए थे, हमारे क्वालिफायर, तो उनको क्या किया है, उनको एमसीक्यूज बेस जो है वो पेपर देना शुरू कर दिया। वो लॉन्ग क्वेश्चन, अब एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कंसेप्ट होगा तो बच्चा जवाब देगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है और आपके पास एग्जैक्ट कंसेप्ट में क्लैरिटी होगी तो आप उसका जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज जवाब नहीं दे पाएंगे। ये ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस इनकी अपनी जो कह लें कि ड्यूरेबिलिटी है या फिर इनकी अपनी अहमियत है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका राइटिंग स्किल्स, मतलब इनसे हट के भी अगर स्पेशली हम देखें सब्जेक्ट्स जो पढ़े जाते हैं उनको डिटेल में जब पढ़ा जाता है, ठीक है ना, तो डिटेल में पढ़ने से आपको एक चीज़ जो है निटी ग्रिटीज़ के हवाले से, साइंस क्योंकि एक बड़ी
बड़ा ही कह लें कि एक्सप्लेन्ड सब्जेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल। उसको जब तक आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, तब तक आप उस पर महारत हासिल नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको तमाम चीज़ों का जो है वो पता नहीं, चलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसकी डेप्थ में जाने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन की डेप्थ में जाने के लिए, लेकिन अगर उसी टॉपिक को आपने एमसीक्यूज की तरह भी सॉल्व कर लिया, ये हमें टीचर का मैं रोल बता रहा हूँ कि हमें बीइंग का टीचर क्या करना चाहिए कि जब बच्चा आता है ना, तो कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं ना हम, तो उसको उसके रेलेवेंट 4-5 ऑप्शन बता दें डिफरेंट एंगल से सोचने ये वे एक अच्छा है कि आप पता करने के लिए कि बच्चे को सब कुछ पता है कि नहीं। हाँ जी। आप बजाय इसके कि पूरा टॉपिक उससे पूछें, आप दरमियान में जाके पूछ लेते हैं फलां एंजाइम का काम क्या है। हाँ जी, ठीक है ना, डिफरेंट एंगल से। हाँ, डिफरेंट बच्चे ने आप देखिए कि टॉपिक पढ़ा है, वो डिफरेंट एंगल से उसको सोचेगा कि जब 4 ऑप्शन आएंगे तो वो कहेगा कि अच्छा ये तो हो सकता है, ये भी तो उससे मिलता जुलता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो फिर उसमें पूछ लिया जाता है कि हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का है, हाँ जी, इसे अनवाइंड करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हाँ जी, होता है, निक्स प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है। सो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज मेरा ख्याल है इसी वजह से जो है टेस्ट के लिए रखे गए हैं कि बच्चे के कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या उसे पता भी है कि जो जिस टॉपिक की बात की जा रही है उसमें जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो किस किस काम पे यूज़ हो रही हैं। आप देखें ना, पूरी दुनिया में देख लें, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो टेस्ट लिए बगैर एडमिशन देती हो, कोई नहीं। वो टेस्ट बड़ा ज़रूरी है, ये होना चाहिए, इससे स्क्रीनिंग हो जाती है। मतलब आप पहले देखें कि किंग एडवर्ड के बच्चों का जो वहाँ पे एडमिशन होता था वो एफएससी बेस पे होता था, और सारा सिंध और सारा जनूबी पंजाब वहाँ पे जाके बैठा होता था। लेकिन जब वो पहले ही साल वो ड्रॉप हो जाते थे नंबरों की वजह से। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फर्स्ट ईयर में ही वो ड्रॉप आउट हो जाते थे बिकॉज वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते थे कि उस सिलेबस को लेके आगे चल सके। हम इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। साहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। साहिद साहब, अब समराइज करें इन चीज़ों को थोड़ा सा, और लास्ट पे वो अच्छी सजेशंस स्टूडेंट्स को दें 11 दिनों के हवाले से जो अब बचे हैं कि इनको यूटिलाइज कैसे किया जाए। चीज़ें आप पिक एंड चूज़ की बात कर रहे हैं, पिक एंड चूज़ भी कैसे किया जाए, कैसे पता चलेगा कि 10 क्वेश्चन है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। हाँ जी हनान भाई, बिल्कुल। इसमें जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अभी बच्चों को ना वही अपने सभी फार्मूलाज, जैसे फिज़िक्स है उसके जितने भी फार्मूलाज हैं वो एक जगह पे लिख लें। बायो की जो ट्रिक्स हैं, जो एंजाइम हैं सारे जो कैटालाइज करवा रहे हैं स्पेसिफिक रिएक्शन को, जैसे एनिमेलिया, प्लांटी वगैरह के जो नाम हैं उनके टेबुलर फॉर्म में उनको तैयार कर लें। जैसे कि निसार साहब वो टेबुलर फॉर्म में बनवाते भी हैं। और फिर सेम लाइक फिज़िक्स की एक्सेप्शन, केमिस्ट्री की एक्सेप्शन, इंग्लिश में जो वकैब है उसके लिहाज से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है वो कैब आ जाती है। तो इन 11 दिनों में बजाय कि अब जो ये पढ़ें वो पढ़ें, अब जो पढ़ा हुआ है ना उसी के ऊपर फोकस करें। आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी के बहुत सारे नुकसान हैं, फ़ायदे भी हैं? हाँ बिल्कुल। अब स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए अगर आपने कोई टॉपिक समझना हो तो 3D एनिमेशन उसकी यूट्यूब के ऊपर देखें। मेरा ख्याल है वो आप जो किताब लगाते हैं पढ़ने के लिए 4 घंटे 5 घंटे का टॉपिक आप रीड आउट करते हैं, फिर उसको समझते हैं, तो वो इतने इजी वे में समझा दिया जाता है। देखें, ये बिल्कुल मैच्योर स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत अच्छा है इसका इन दिनों, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये टाइम नहीं है। अब अपने टारगेट को फॉलो करने का है कि अब टारगेट फॉलो करना है, 11 दिन है। और बच्चा जब पेपर में बैठा हो ना तो उसको एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं वो अब उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद जाना है तो रोड पे आपके सामने लाइट से आपको रास्ता नज़र आ रहा है, आगे कुछ नहीं पता, ब्लाइंड है आप, पहाड़ियाँ भी आनी है, सारा कुछ आना है। सेम लाइक बच्चे को जब पेपर में बैठा हो ना तो उसको एमसीक्यूज भी ऐसे सॉल्व करने हैं, बजाय कि सारा वो पेपर देखने चला जाए कि क्या कैसा पेपर है। वो एक एक एमसीक्यूज को सॉल्व करता जाए जो उसे आ रहा है, और जो नहीं आ रहा ना उसके ऊपर डॉट या क्रॉस लगा दे ताकि मैं बाद में सॉल्व कर लूँगा, और उसके लिए टाइम बचा ले। और वो जो 4 से 5 एमसीक्यू ट्रिकी आने हैं उनको एंड पे कर ले, और जैसे लाइट की वजह से रास्ता नज़र आता जाता है, ऐसे ही बच्चा जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व करता जाता है और एंड तक वो सारा पेपर सॉल्व कर लेता है, और उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब एक बच्चा वो क्या करता है, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो करता है कि जो मुश्किल एमसीक्यूज है वो पहले सॉल्व करने लग जाता है, अब उसमें टाइम का ज़्यादा हो जाता है, उसमें टाइम का ज़्यादा तो होना ही होना है। लेकिन दूसरा गलत हो जाता है। फिर दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है उसका
उसका दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब बच्चा मुश्किल एमसीक्यूज के ऊपर टाइम ज़्यादा लगा लेता है और अल्लाह ना करे अगर वो गलत हो जाता है तो उसकी वजह से वो टाइम भी कैलकुलेट कर रहा होता है, उधर से उसका टाइम आ गया एमसीक्यूज, फिर एंड पे क्या होता है कि आसान तरीन एमसीक्यूज उसने छोड़े होते हैं लेकिन टाइम नहीं होता, फिर नंबर दोनों के सेम होते हैं। नंबर दोनों के चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है।